हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव आर्ट क्लासेस पे। हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे। आज का हमारा टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता। आइए इसको बेसिक से समझते हैं। इससे जो भी प्रश्न बनते हैं उन्हें हम हल कर पाएँ, इस तरह पढ़ने का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। यहाँ पर ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का समय भी पूछ लिया जाता है। तो ऋग वैदिक काल का जो समय था 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व था, और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कि वैदिक सभ्यता जो थी दो भागों में विभाजित थी। पहला था ऋग वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। जो कि ऋग वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व था, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके बाद प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता था। यानी ये सीजीएल में भी पूछा जा चुका है कि जो वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता थी, उसमें जो धनवान व्यक्ति रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो उनको कहा जाता था गोमत। याद रखिएगा, वैदिक सभ्यता के जो लोग धनवान रहते थे उन्हें गोमत कहा जाता था। इसके बाद मैकस मूलन ने बताया आर्य मूल रूप से मध्य एशिया बैक्ट्रिया के निवासी थे। यानी जो आर्य थे वो कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। सबसे पहले वैदिक काल दो भागों में बांटा गया, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय है 1500 से लेके 1000 है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व है। उसके बाद वैदिक सभ्यता में जो धनवान व्यक्ति होते थे उन्हें गोमत कहा जाता था। उसके बाद मैकस मूलर ने बताया कि जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। इसके बाद आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। यानी पूछा जा सकता है आर्यों द्वारा कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, तो इसमें होगा वैदिक सभ्यता। यानी कि वैदिक सभ्यता जो है आर्यों द्वारा विकसित की गई थी। इसके बाद आर्यों का आर्य आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। यानी कि आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। इसके बाद आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और यह ग्रामीणी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीणी सभ्यता थी, और इनकी जो भाषा थी संस्कृत भाषा थी। इसके बाद प्रशासन की इकाइयों को 5 भागों में विभाजित किया गया था। यानी वैदिक सभ्यता के जो प्रशासन की इकाई जो थी वो 5 भागों में विभाजित थी। कितने? 5 भागों में। कौन कौन से? पहला है कुल, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विश्व, चौथा जन और राष्ट्र। यानी प्रशासनिक इकाई इन 5 प्रकारों में बांटी गई थी। पहला है कुल, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विश्व, चौथा जन और पांचवा राष्ट्र। और इनकी भाषा जो थी संस्कृत भाषा थी। और यहाँ के जो निवासी थे ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के निवासी थे। इसके बाद आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई जन थी। यानी आर्यों की मुख्य या प्रमुख कहें सामाजिक इकाई क्या थी? जन थी। ग्रामीण की मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। यानी
ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे और विस का प्रधान विसपति कहलाता था। जन तथा जन के प्रधान को राजा या जनपति कहते थे। यानी ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे, विस के प्रधान को विसपति कहते थे और जन के प्रधान को राजा या जनपति कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने के लिए संस्थाएं थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में जो सभा राजा को सलाह देने की संस्था थी उसमें क्या महिला सदस्य हो सकती थी? तो इसका जवाब होगा हाँ। इस दोनों यानी सभा और समिति जो संस्थाएं थी उसमें महिला भाग ले सकती थी। इसके बाद पुत्री को दुहिता कहा जाता था। यानी वैदिक सभ्यता में पुत्री को दुहिता और गाय को अघन्या माना जाता था। यानी कि पुत्री को दुहिता कहा जाता था और गाय को अघन्या। इसके बाद वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया था। यानी कि वैदिक जो समाज था, ऋग्वैदिक समाज जो था, उसमें व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। यानी कि ऋग्वैदिक जो सभ्यता को व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। यानी जो आर्यों का जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। यानी समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और उसे कुलाप या गृहपति कहते थे। क्या कहते थे? कुलाप या गृहपति कहते थे। वर्तमान की जो सभ्यता हमारी है, लमसम वैदिक सभ्यता उससे मिलती जुलती है। कैसी है? मिलती जुलती है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। यानी कि वैदिक सभ्यता में स्त्रियां जो है अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। इसके बाद बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। यानी कि वैदिक सभ्यता में बाल विवाह और जो महिलाएं का घूंघट जिसे कहते थे, उस तरीके की प्रथा वैदिक सभ्यता में नहीं पाई जाती है। इसके बाद विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। यानी वैदिक सभ्यता जो है, जिस महिला का पति मृत्यु हो गई हो उसके भाई के साथ विवाह कर सकती थी। इसके बाद जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। यानी वैदिक सभ्यता में जो महिला जीवन भर अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोम रस था। यानी आर्यों का जो पेय पदार्थ था वो सोम रस था, या वनस्पति से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 108 मानी जाती है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिनका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। इन 7 नदियों में से एक झेलम नदी, जिसका प्राचीन नाम वितस्ता है। यानी झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। यानी आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन
एवं कृषि था। तम्बाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। यानी कि जो वैदिक काल के लोग थे, यानी कि वैदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था, और तम्बाकू का ज्ञान आर्यों को नहीं था। इसके बाद देखते हैं आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। यानी आर्यों के प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के वस्त्र ऊन, सूत और चर्म यानी कि चमड़ा से बने होते थे। यानी कि आर्यों के जो कपड़े थे वो ऊन के बने होते थे, सूती वस्त्र होते थे और ये चमड़ा के बने होते थे। आयस शब्द का वैदिक काल में प्रयोग हुआ है। आयस शब्द का वैदिक काल में प्रयोग हुआ है। इस काल के लोग लोहे धातु से अपरिचित थे। यानी कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा धातु से अपरिचित थे। यानी जो आर्य थे वो लोहा धातु से अपरिचित थे। इसके बाद गविष्ठ गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। वेदों में गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड तथा देश से निकालने का भी प्रावधान था। क्या था कि गाय की जो हत्या करता था उसे देश निकाला या मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। वैदिक काल में 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। कितनी प्रकार की वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी? 4 प्रकार की: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और व्यापार जैसे कार्य करता था। यानी उत्तर वैदिक काल में वैश्य जो समाज था, वर्ण था, वो मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन एवं व्यापार कार्य करता था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम को माना जाता है। उसके बाद वैदिक काल में यज्ञ को अधिक महत्व दिया गया है। यानी उत्तर वैदिक काल में यज्ञ को बहुत ही महत्व दिया गया है, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मणों की शक्ति तथा कार्यों में अपार रूप से वृद्धि दर्ज की गई। क्या की गई? ब्राह्मणों की शक्ति और कार्य क्षेत्र में अपार रूप से वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की स्थापना की गई। यानी गोत्र व्यवस्था की जो स्थापना है उत्तर वैदिक काल में की गई। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। यानी उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में मुख्य उद्योग वस्त्र निर्माण था। यानी उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व था, उसमें मुख्य जो उद्योग था वो कपड़ा यानी कि उद्योग जो था वस्त्र निर्माण था। यानी कि वहाँ के लोग कपड़ा का निर्माण करते थे। उत्तर वैदिक काल में महाकाव्यों की संख्या 2 थी। यानी उत्तर वैदिक काल में महाकाव्यों की संख्या 2 थी। पहला था महाभारत, दूसरा रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यानी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा जय संहिता। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन के स्थान पर कृषि प्रथम व्यवसाय बन गई थी। यानी उत्तर वैदिक काल आते आते जो पशुपालन के स्थान पर कृषि अपना क्षेत्र विस्तार ले चुकी थी। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में आर्य हाथी, बाघ, नमक
चावल चावल और मछली से परिचित हो गए थे। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल का समय जो आया, जो वहाँ के आर्य थे वो हाथी, बाघ, नमक, चावल, मछली आदि वस्तुओं से परिचित हो चुके थे। इसके बाद आइए देखते हैं। यानी कि प्रमुख ऋग्वैदिक काल की नदियां, उनका प्राचीनतम नाम देखते हैं और वर्तमान में उनका नाम क्या है। यानी सबसे पहले परुष्णी नदी जो थी प्राचीन काल में, उसका आधुनिक नाम हो गया है रावी नदी। क्या नाम हो गया है? रावी नदी। परुष्णी नदी का नाम रावी नदी हो गया है। इसके बाद शतरुद्री नदी का नाम सतलज हो गया है। वितस्ता का नाम झेलम नदी और अकिस्कनी का नाम चेनाब या चिनाब हो गया है। और विपाशा का नाम व्यास हो गया है। विपाशा का नाम व्यास। और गोमती का नाम गोमल हो गया है। गोमल। ये हमारी जो ऋग्वैदिक काल की नदियां थी उनका नाम जो परिवर्तित होकर हुआ है वर्तमान में। जैसे वितस्ता का नाम झेलम हो गया है। इनको पूछा भी जा सकता है परुष्णा नदी का वर्तमान नाम क्या है, तो रावी नदी। इनको आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख दर्शक थे और उनके प्रवर्तक के बारे में देखते हैं। जैसे योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। कौन है? पतंजलि। कैसे याद रखेंगे? योग कौन कराते हैं? बाबा रामदेव। कि उनका संबंध पतंजलि से है, तो उसी से याद रखेंगे। योग दर्शन जो है वो पतंजलि से संबंधित है। इसके बाद न्याय दर्शन। न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है। इसको कैसे याद रखेंगे? जो गौतम बुद्ध थे वो नेक और न्याय के रास्ते पर चलते थे, तो उसी से याद रखिए। न्याय दर्शन जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो हैं गौतम को माना जाता है। इसके बाद चारवाहक दर्शन, इसका प्रवर्तक है चारवाहक। इसके नाम से ही पता चलता है। इसके बाद संख्या दर्शन। संख्या दर्शन का संबंध कपिल मुनि से है। ये सबसे प्राचीन दर्शन है। यानी सबसे प्राचीन दर्शन संख्या दर्शन का संबंध किस प्रवर्तक से है? तो इसका जवाब होगा कपिल मुनि। इसको कैसे याद रखेंगे? संख्या यानी मुनि जो है कई सारी संख्याओं में है, तो इसी से याद रखेंगे कि कपिल मुनि जो हैं वो संख्या दर्शन के प्रवर्तक हैं। ये सबसे पुराना दर्शन है। इसके बाद पूर्व पूर्व मीमांसा। यानी पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। कौन है? जैमिनी है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायण हैं। कौन है? बदरायण। उत्तर मीमांसा के दर्शक बदरायण हैं। उसके बाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक उलुक उलुक को माना जाता है। किसको माना जाता है? उलुक को माना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यानी कि वैदिक सभ्यता के प्रमुख जनपद और उनकी राजधानियां। कितनी जनपद थे? 16 जनपद थे। और उनकी राजधानियां देखते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी को माना जाता था। उसके बाद एक अंग महाजनपद था। अंग महाजनपद को की राजधानी चंपा थी। इसके बाद मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। इसके बाद विज्ज की राजधानी वैशाली थी। और चेदी की राजधानी
यानी चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। क्या थी? शक्तिमती थी। और वत्स की राजधानी कौसंबी थी। इसके बाद पंचाल की राजधानी कंपीला को कहा जाता है। और मृत्यस की राजधानी विराट को माना जाता है। सूरसन की राजधानी मथुरा को, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ को, और गंधार की राजधानी तक्षशिला को, और कंबोज की राजधानी यानी कि कंबोज की राजधानी राजपूत या हाटक को माना जाता है। इसके बाद असम जो है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। पूछा जा सकता है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था, तो इसका जवाब होगा असमक। असमक की राजधानी जो थी पोटली थी। इसके बाद मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावा था। इसके बाद कोसल या के जिसको कोसल कहते थे, इसकी राजधानी सरावस्ती या अयोध्या थी। इसके बाद मगध महाजनपद गंगा एवं सोन नदी से घिरा हुआ था। यानी भाई कई बार पूछा गया है जो मगध जनपद था वो किस दो नदियों से घिरा हुआ था, तो जवाब होगा गंगा और सोम नदियों से घिरा हुआ था। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। तब तक के लिए जय हिंद। फिर कल देखते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।